डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के जिस पिछले टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। भारत में मुद्रा के प्रकार। अभी तक हमने देखा था कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं और मुद्रा का देश के अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा के प्रकार, यानी मुद्रा कितने प्रकार की होती है, इसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो मुद्रा का वर्गीकरण मुख्य रूप से 6 प्रकार से किया जाता है। पहला है वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। दूसरा है विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। तीसरा प्रकार है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। चौथा प्रकार है सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। पांचवा प्रकार है सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा। और छठा है वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। अब हम एक एक करके इन सभी प्रकारों पर विस्तृत रूप से बात करेंगे, क्योंकि देश में जितने प्रकार की मुद्रा प्रचलित है वह सभी प्रकार की मुद्रा आर्थिक विकास में योगदान देती है और उसके अनेक प्रकारों के चलते मुद्रा का बहुआयामी महत्व है, वो भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि मुद्रा का एक ही प्रकार नहीं होता। मुद्रा जैसा हमने पहले पढ़ा है, नोटों के रूप में भी होती है, सिक्कों के रूप में भी होती है। उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए दूसरे जो जिनमें हुंडी है, साख पत्र है और दूसरे प्रकार भी मुद्रा के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं वास्तविक मुद्रा क्या है। वास्तविक मुद्रा से तात्पर्य किसी देश में सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा कहलाती है। यानी देश में जो मुद्रा प्रचलन में है वह वास्तविक मुद्रा कहलाती है। जिस मुद्रा का उपयोग व्यक्ति या वहाँ के निवासी दिन प्रतिदिन के कार्यों में, लेन देन में करते हैं, वस्तुओं के खरीदने में करते हैं, वस्तुओं के बेचने में करते हैं, उसको वास्तविक मुद्रा कहते हैं। अर्थात वास्तविक मुद्रा वह है जो वहाँ प्रचलन में है, जिसका वहाँ पर चलन है। सिक्के और नोट इस वास्तविक मुद्रा में शामिल हैं। यानी वास्तविक मुद्रा वह है जो देश में प्रचलन में है, जो लोगों के बीच प्रचलन में है, जो लोग आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक क्रियाओं के दौरान काम में लेते हैं। यानी वस्तुओं को खरीदने में, बेचने में, लेन देन में, विनिमय के माध्यम के रूप में जो कार्य जिस मुद्रा को लेते हैं वह वास्तविक मुद्रा होती है। इसमें नोट भी शामिल है तो इसमें सिक्के भी शामिल हैं। वास्तविक मुद्रा और चलन मुद्रा में जो अंतर है, अंतर नहीं है। यानी वास्तविक मुद्रा और जो चलन मुद्रा है वो एक ही है, उनमें किसी तरह का अंतर नहीं है। भारत में वर्तमान में 25 पैसे से लेकर के और 2000 रुपये के नोट तक के सब वास्तविक मुद्रा का हिस्सा है। यानी हालांकि पहले भारत में 1 पैसा से लेकर के 100 रुपये तक, उसके बाद में 1000 रुपये तक के नोट उसमें शामिल थे। लेकिन वर्तमान में 1 रुपये से नीचे के सिक्के वास्तव में चलन में नहीं हैं। यद्यपि सरकार की तरफ से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों के बीच आपसी लेन देन में 1 रुपये से छोटी जो मुद्रा है वो चलन में नहीं है। यद्यपि वह सब वास्तविक मुद्रा का हिस्सा है। 1 रुपये से छोटे जितने भी सिक्के हैं वो सब वास्तविक मुद्रा का हिस्सा है। इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है, यानी वास्तविक मुद्रा के 2 भाग हैं। पहला है पदार्थ मुद्रा और दूसरा प्रतिनिधि मुद्रा। पदार्थ मुद्रा
सदैव किसी न किसी धातु की बनी होती है और उसका अंकित मूल्य उसकी धातु की मुद्रा की कीमत के बराबर होता है। यह पदार्थ मुद्रा, इसलिए इसका संचय भी संभव है। यानी जो धातु मुद्रा है, वो धातु मुद्रा का जो अंकित मूल्य है और उसका वास्तविक उस धातु का मूल्य कितना है, वो दोनों बराबर होते हैं। इसलिए इसका संचय भी कई बार कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रकार है वास्तविक मुद्रा का, वो है प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा में आता है प्रतिनिधि मुद्रा चलन मुद्रा का एक हिस्सा है। यानी प्रतिनिधि मुद्रा भी चलन में होती है, किंतु आवश्यक रूप से धातु की नहीं होती। चलन में जो मुद्रा है वह प्रतिनिधि मुद्रा भी होती है, लेकिन प्रतिनिधि मुद्रा आवश्यक रूप से धातु मुद्रा हो ये जरूरी नहीं है। वह नोट के रूप में भी हो सकती है, वह स्वर्ण कोशों के रूप में भी हो सकती है। यानी प्रतिनिधि मुद्रा प्रचलन करते समय उसके पीछे 100% स्वर्ण कोश रखा जाता है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए प्रतिनिधि मुद्रा में क्रय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता। ये है वास्तविक मुद्रा। इसके बाद दूसरा है हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जिसमें सभी प्रकार के हिसाब किताब रखे जाते हैं। इसी मुद्रा में ऋणों की मात्रा, कीमतों एवं क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि देश की वास्तविक मुद्रा ही हिसाब किताब की मुद्रा हो। संकट काल में ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यानी 1923 के बाद जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो मार्क थी, वहाँ की मुद्रा थी मार्क, किंतु हिसाब किताब की मुद्रा अमेरिकन डॉलर या फ्रैंक थी। वास्तविक मुद्रा जर्मनी की अपनी मुद्रा थी मार्क, लेकिन हिसाब किताब की मुद्रा अमेरिकन डॉलर या फ्रैंक जो फ्रांस की मुद्रा है वो प्रचलन में थी। इसका कारण ये था कि जर्मन मार्क की तुलना में इन मुद्राओं का मूल्य अधिक स्थिर था। प्राय प्रत्येक देश की वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा एक ही होती है। जैसे भारत में रुपया और अमेरिका में डॉलर वास्तविक मुद्रा भी है दोनों, और हिसाब किताब की मुद्रा भी है। अर्थात हिसाब किताब की मुद्रा और प्रचलन में जो मुद्रा है या वास्तविक जो मुद्रा है वो एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इस तरह का हो सकता है। उसके बाद दूसरा प्रकार है विधिग्राह्य एवं ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा वह है जो भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। यह व्यक्ति भुगतान के रूप में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, और यदि ऐसा करता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान भी सरकारें करती हैं। इसलिए विधिग्राह्य मुद्रा का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनली या विधिक रूप से ग्राह्य यानी ग्रहण करना आवश्यक होता है, इसलिए इसको विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। लेकिन इसके दो भाग हैं, सीमित विधिग्राह्य और असीमित। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह होती है जो एक निश्चित सीमा तक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, उसके बाद स्वीकार करने के लिए वो बाध्य नहीं है, उसको वह मना भी कर सकता है। तो इस तरह से सीमित विधिग्राह्य यानी एक सीमा तक जो स्वीकार करना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि वह असीमित रूप से किसी को दी जाती है तो उसे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा है असीमित विधिग्राह्य। यह वह मुद्रा है जिसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीमा तक स्वीकार करना आवश्यक है, यानी वो बाध्य है। यदि व्यक्ति असीमित मात्रा में इसे स्वीकार करने से इनकार कर दे तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी संभव है और उसको दंड भी दिया जा सकता है। तो विधिग्राह्य मुद्रा का तात्पर्य जो व्यक्ति संविधान के द्वारा विधि के द्वारा ग्रहण करने के लिए लेने के लिए
बाध्य है उसको विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं, लेकिन इसके सीमित और असीमित दोनों प्रकारों के तहत मुद्रा ग्रहण की जा सकती है। दूसरा है इसका प्रकार ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वह है जिसे कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहे तो स्वीकार कर सकता है, यदि वह स्वीकार नहीं करना चाहे तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको ऐच्छिक मुद्रा कहा है। वॉलंटरी करेंसी, व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार कर सकता है। चेक है, हुंडी है, विनिमय पत्र आदि ऐच्छिक है, व्यक्ति चाहे तो ले, ना ले तो मना कर दे, उसके बदले जो देने वाला है उसको दूसरे रूप में उसे मुद्रा देनी होगी। तीसरा प्रकार है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा धातु की बनी होती है जिसमें मुख्य रूप से सिक्के आते हैं। इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है, प्रमाणिक सिक्का और सांकेतिक सिक्का। प्रमाणिक सिक्का को प्रधान, पूर्णका या सर्वांग मुद्रा भी कहते हैं। ये सिक्के प्राय चांदी तथा सोने के बनाए जाते हैं जो कानून द्वारा निश्चित वजन और शुद्धता के होते हैं। और दूसरा सांकेतिक सिक्के, इसको प्रतीक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, टोकन करेंसी। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य दोनों बराबर होते हैं। यह मुद्रा प्राय घटिया वस्तु की बनी होती है, इसको कहते हैं धातु मुद्रा। अगला प्रकार है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का मतलब कागजी नोटों से है, यानी कागजी नोटों के रूप में निर्गमित मुद्रा को पत्र मुद्रा कहा जाता है। पत्र मुद्रा पर किसी सरकारी अधिकारी या केंद्रीय बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। यह अलग अलग नोटों के रूप में होती है, अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इन पर अलग अलग नंबर अंकित होते हैं। भारत में 1 रुपये के नोट से लेकर के 2000 रुपये के नोट तक के जो करेंसी है वो पत्र मुद्रा के रूप में प्रचलन में है। पत्र मुद्रा को भी दो भागों में बांटा जाता है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जब निर्गमित पत्र मुद्रा के पीछे ठीक इसके मूल्य के बराबर सोना या चांदी आरक्षित निधि के रूप में रखे जाते हैं, तब इस मुद्रा को प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहा जाता है। निर्गमित पत्र मुद्रा उस धातु कोष का प्रतिनिधित्व करती है जिसके आधार पर पत्र मुद्रा का निर्गमन होता है, यानी इसको जारी किया जाता है। यानी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जो जारी करने के वक्त इसके मूल्य के बराबर सोना या चांदी सरकार अपने पास आरक्षित रूप में रखती है। इसके भी दो प्रकार हैं, परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। इसके बाद आता है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा क्या है? यह पत्र मुद्रा का एक प्रकार है। यह संकटकालीन परिस्थितियों में सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसे कभी कभी संकटकालीन मुद्रा भी कहा जाता है। जैसे प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ सन 1914 में इसे अस्थायी आधार पर जारी किया गया था, किंतु बाद में इसने स्थायी रूप ले लिया और इस तरह से यह पत्र मुद्रा के रूप में प्रादिष्ट पत्र मुद्रा कहलाई। उदाहरण के लिए अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान ग्रीनवेक्स नामक मुद्रा जारी की गई। जर्मनी में भी कागजी मुद्रा जारी की गई और इस प्रकार यह प्रादिष्ट मुद्रा वास्तविक मुद्रा के रूप में संकट काल के दौरान काम करती है। क्योंकि इस मुद्रा को अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पीछे बहुमूल्य धातुओं के कोष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब सरकार चाहे तो इसे जारी कर देती है, सरकार चाहे तो इसे बंद कर देती है। इसके बाद में अगला प्रकार है सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा से तात्पर्य वह मुद्रा जो किसी देश की मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो और जनता की मांग पर ऋण आसानी से उपलब्ध हो रहे हो तो उस देश की मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाता है। जबकि
दुर्लभ मुद्रा वह है जो बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति कम हो, यानी मांग अधिक हो तो उसको दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ये अक्सर बाजार में अस्तित्व में नहीं पाई जाती है। इस तरह से कहने का तात्पर्य सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा के रूप में भी देश में मुद्रा का प्रचलन होता है। इसके बाद में सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा। सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा से तात्पर्य मोटे तौर पे सस्ती मुद्रा जब मुद्रा कम कीमत पर अथवा निजी ब्याज दरों पर ऋण के रूप में उपलब्ध हो रही हो तो उसे सस्ती मुद्रा कह देते हैं। महंगी मुद्रा जब मुद्रा बहुत अधिक कीमत पर ऊंचे ब्याज दरों पर उपलब्ध हो तो उसे महंगी मुद्रा कह दिया जाता है। इस तरह से मुद्रा के ये प्रकार हैं जिसको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा के सभी प्रकारों को मिलाकर के इसे समग्र तौर पे प्रचलन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इसमें सभी प्रकार के नोट, सिक्के और उससे जुड़ी हुए अन्य पत्र भी शामिल होते हैं। इस तरह से ये मुद्रा के प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।